तो मौजूदा हालात बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा फिर से गहरा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का ताजा प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि वो इस डील से संतुष्ट नहीं हैं जो उनके सामने ईरान ने भेजा था। We just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy. तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीधा हमला बोला। कहा कि ईरान की लीडरशिप बिखरी हुई है, हर कोई समझौता चाहता है लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। Their leadership is very disjointed, very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. They've got to come up with the right deal. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. हालांकि 26 और 27 अप्रैल को भेजे गए प्रस्ताव पहले ही ठुकराए जा चुके थे। अब तीसरा ऑफर भी रिजेक्ट हो चुका है, यानी बातचीत जारी है लेकिन रास्ते बंद हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र ही नहीं था और यही अमेरिका की सबसे बड़ी आपत्ति है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब इस संकट का केंद्र बन चुका है। ईरान कह रहा है पहले हॉर्मुज खोलो, अमेरिका कह रहा है पहले न्यूक्लियर डील करो। डोनाल्ड ट्रंप की साफ शर्त यह है कि ईरान पहले अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। हालांकि बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है, फोन के जरिए संपर्क जारी है, लेकिन भरोसा बेहद कमजोर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ा और सख्त बयान भी इस बीच दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले इजराइल पर, फिर यूरोप पर और उसके बाद अमेरिका तक पर हो सकता है। और उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. You cannot. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken apart. और इस सब के बीच बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि अमेरिका ने जर्मनी से 5000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। नाटो भी यह फैसला नई दरार की तरफ साफ इशारा कर रहा है। 3 हफ्तों से जारी संघर्ष विराम, लेकिन दोनों तरफ से उल्लंघन के आरोप लगे हैं, यानी हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या ये टकराव टल जाएगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के बीच ये रस्साकशी सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है। तमाम सवालों के साथ जुड़ेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ, लेकिन पहले आपको आज के कुछ बड़े अपडेट्स भी बताते हैं। और क्या है अब तक के ये बड़े अपडेट्स, इसको जरा समझिए। अब तक के बड़े अपडेट्स में क्या है कि ईरान का नया प्रस्ताव जो ईरान ने भेजा था उसको ट्रंप ने फिर से ठुकरा दिया है। कह रहे हैं कि मैं नाखुश हूं। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया था ईरान ने प्रस्ताव, लेकिन इसी प्रस्ताव को ट्रंप ने नाखुशी जाहिर कर दी है इसको लेकर के। तो क्या क्या अब तक के बड़े अपडेट्स हैं, समझिए। ट्रंप का ऐलान, क्या कर दिया उन्होंने ऐलान, अगला ग्राफिक्स दिखाइए। ट्रंप का ऐलान, ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रहने देंगे, नहीं डेवलप करने देंगे, यह खतरा है। अमेरिका सख्त हो गया है, ईरान पर कोई ढील नहीं देने की बात साफ तौर पे ट्रंप कह रहे हैं। डील मुश्किल, बातचीत पर सस्पेंस बरकरार। यह इस वक्त की ताजा स्थिति है कि डील मुश्किल होता दिख रहा है। प्रस्ताव के बीच ईरान ने एयर डिफेंस को एक्टिवेट किया है, यह बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जंग खत्म तो तेल सस्ता, यह भी ट्रंप दावा कर रहे हैं, अपने घरेलू जो जनता है उनके सामने दिलासा दिला रहे हैं। इजराइल के लेबनान पर कई हमले फिर से हुए हैं, कई सुरंगों को तबाह किया गया है। इसमें दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक किया गया है, 13 की इसमें मौत हो चुकी है। तो ये एक तरफ इजराइल का लगातार हमला जारी है। ईरान रूस में बातचीत तो हो रही है, लेकिन यूएस प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है और ट्रंप ने खारिज कर दिया है साफ तौर पे जो ताजा प्रस्ताव दिया था ईरान ने डील को लेकर के। तो क्या होगा, क्या फिर युद्ध की तरफ दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान अमेरिका फिर से एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे? मेजर जनरल अभय कार्की साहब, स्ट्रेटजी
एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस आज के जो डेवलपमेंट हैं, अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले अनुज माथुर साहब, आपसे मॉर्निंग में भी आपसे बात हुई थी, इस पर चर्चा हुई थी। आपने तभी कह दिया था कि युद्ध के मुहाने पर फिर से एक बार हालात जाते दिख रहे हैं और ये तनातनी जो बढ़ रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिका से निकलकर आए हैं, रैट इन सीवेज, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया है, ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन क्या बता रहा है? फिर से एक बार हमले की तैयारी है क्या? देखिए अजय, सुबह भी जो बात कर रहे थे उसी से मैं थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये जो अमेरिका में एक बहुत जबरदस्त इशू, डेस्परेशन मुझे नजर आ रहा है। वो डेस्परेशन क्या है कि अगर अमेरिका को यहाँ पर एक अच्छा ऑफ रैंप नहीं मिला तो वो ट्रंप का अंत होगा। ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर यहाँ से अपना फेस सेविंग करके ट्रंप नहीं जा पाएंगे तो ये उनके हालांकि समय कम बचा है उनके पास, वैसे भी 2-3 साल ही और हैं, लेकिन उनका अंत मैं इसमें देख रहा हूं। आने वाले इलेक्शन के ऊपर बहुत निर्भर करता है। और जो व्यक्ति इस शर्त पे, इस वायदे के साथ पावर में आया था कि मैं दुनिया में शांति स्थापित करूंगा, आते साथ ही उसने 8 देशों पर आक्रमण कर दिया, एक के बाद एक डायरेक्ट अमेरिकन अटैक, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक, ईरान, वेनेजुएला, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो ये दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो क्या ग्रेट बना रहे हैं? पूरी वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, वहां के चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन इतना पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ। तो मुझे ये लग रहा है कि अब अमेरिका को हर हाल में एक फेस सेविंग एग्जिट यहां से चाहिए। और जो ईरान देने को तैयार नहीं है, ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि रेड लाइन हमारी है न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और ट्रंप कह रहे हैं कि हमें तो यही चाहिए। देवनाथ साहब, तो ऐसे में क्या डील या फिर वॉर? हाँ, ये हो क्या वॉर होगी? शायद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल दबाव काफी ज्यादा है कि 60 दिन की मियाद के बाद युद्ध ना करें। अब उन्होंने किसी तरह से अपना पीछा छुड़ा लिया है ये बोल के कि युद्ध तो 1 मार्च को चालू किया था और उसके बाद अब हमने सीजफायर डिक्लेयर कर दिया, तो अब अमेरिका युद्ध नहीं कर रहा। इस बहाने के ऊपर अब तक उन्होंने अपने ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह लें या दबाव कह लें आ रहा था, उससे अपने को दरकिनार कर लिया है। क्या वो दोबारा युद्ध में छलांग मारेंगे? उनके सहयोगी ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में सारे कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को, यह कह के कि अगर यह युद्ध दोबारा अमेरिका शुरू करता है तो फिर वो दूसरा युद्ध होगा। समझिए, कल से अमेरिका बमबारी कर रहा है तो वो ऐसा युद्ध होगा जो कि फिर से कल से चालू हो रहा है, तो 60 दिन की मियाद कल से चालू हो रही है। एक और ग्रुप है वहां पर, प्रेशर ग्रुप या इन्फ्लुएंसर्स, जो रिपब्लिकन्स का है, वो वहां की सारी मीडिया को ये खबर बांट रहा है कि अभी तक तो 60 दिन का मियाद वाला वो लागू नहीं होता है क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, युद्ध नहीं कर रही हैं। तो ये ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की कुछ चतुराई दिखा रहा होगा। क्या युद्ध अमेरिका अभी फटाफट करेगा? शायद नहीं। लेकिन देखो अजय, ये सब रोक जो है इजराइल के ऊपर नहीं है। तो अमेरिका ने, जैसे खबरें आ रही हैं, 6,500 टन एक्सप्लोसिव इजराइल में फिर से जमा कर दिए हैं। तो इजराइल के ऊपर इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक पाबंदियां नहीं हैं। तो अमेरिका ऐसा कर सकता है कि खुद तो शांत रहे और सारे हथियार मुहैया करा दे इजराइल को, लेजर गाइडेड बॉम्ब, रडार गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, और इजराइल को बोले भाई तुम गिराओ जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब और पीट हेगसेथ साहब जो उनके हैं डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 8 अप्रैल के बाद एक भी गोला बम नहीं गिरा है तो सीज फायर है। तो यानी कि 22 दिन अभी और वो कह रहे हैं कि हमारे पास है युद्ध के लिए, 60 दिन में से बच गए 22 दिन, और यहीं से खतरा दिखाई दे रहा है, खतरे के संकेत हैं। मेजर जनरल अभय कार्की साहब स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। कार्की साहब, आपको क्या लगता है, क्या ग्राउंड बना रहे हैं? जिस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिका से निकलकर सामने आ रहे हैं, पागल बता रहे हैं ईरान को डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उनके तरफ से चूहा बताया जा रहा है ईरान को, वो भी किसमें, नाले का चूहा। तो क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है?
जी, ये जो स्टेटमेंट आया नाली के चूहे वाला, सीवर रैट वाला, इसी को अगर देखते हुए अगर आप वो जो कांग्रेशनल हियरिंग्स है जिसमें पीट हेग्सेथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर समझिए जो कि उनकी पार्लियामेंट के सामने आते हैं, तो उनसे परसों ही एक बड़ा तीखा सवाल पूछा गया था एक सेनेटर द्वारा कि हेग्सेथ साहब, आप अपने राष्ट्रपति के बारे में ये बताइए कि क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक है, इस हालत में वो है कमांडर इन चीफ रहने के लिए, क्योंकि वो जो ट्वीट करते हैं उनसे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और जिस हिसाब की वो भाषा यूज़ करते हैं, हर समय अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं। और इस पर बड़ी बहस हुई थी वहाँ पे कि अगर ये हमें युद्ध करना है ईरान से और वो हमारी सैनिकों को एक युद्ध में झोंक रहे हैं जिसमें डेंजर है, मौत हो सकती है, तो ऐसी हालत में जो कमांडर इन चीफ है उसको दिमागी तौर से संतुलित होना चाहिए। और ये उन सेनेटर ने बड़ी जोर से बोला कि आप मेरे को ये प्रूफ दीजिए कि आपके राष्ट्रपति जो है मानसिक संतुलन उनका ठीक है। तो अगर आप देखें ट्रंप का जो अंदर इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा है, आज ही की खबर है कि वियतनाम युद्ध में जो रेटिंग थी डिसअप्रूवल यानी कि लड़ाई के लिए जो निंदा थी पब्लिक में, वो ट्रंप अभी उस लेवल पे आ गए हैं। तो अगर हम ये सोचें कि इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेकंड फेज शुरू करेगा ये बोल के कि 60 दिन हो गए और 60 दिन नहीं है, टेक्निकली हम ये एक नया युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो अपना जो है राजनीतिक फ्यूचर जो है अमेरिका में वो एक आत्महत्या की तरह होगा, एक सुसाइड की तरह होगा। राइट सर। तो ये बात तो पक्की है कि अभी अमेरिका ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करेगा। फेज 2 ऑफेंसिव में भी, क्योंकि उसने देख लिया एयर पावर का कितना भयंकर भीषण इस्तेमाल करके भी ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा है, और इतने दिनों के गैप के बाद ईरान ने दोबारा अपनी काबिलियत, अपनी एयर डिफेंस दोबारा ठीक कर ली है। तो ऐसी हालत में एक समझौता ही, एक नेगोशिएशन ही रास्ता है। अब ये नेगोशिएशन के पॉइंट पर जो है सर, आई विल कम बैक टू यू ऑल ऑफ यू। इसी नेगोशिएशन की फांस में क्या ईरान ने फंसा लिया है अमेरिका को? जिस न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने पर पहले तैयार था इस युद्ध से पहले ईरान नजर आ रहा था, जब ओमान में बात हुई थी, जेनेवा में बात होने वाली थी, और अब कह रहा है ईरान कि नहीं, हम ये हमारी रेड लाइन है, हम इसको, उस समय तक बैलिस्टिक मिसाइल को रेड लाइन बता रहा था ईरान, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी रेड लाइन बता रहा है, यानी ईरान और आगे एडवांस करता नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे जो पुतिन साहब का एक्टिविज्म जो दिखाई दे रहा है, या जो शी जिनपिंग साहब पीछे से चेतावनी दे रहे हैं, क्या ये सब वजह हैं? जानबूझकर अब ट्रंप को फांसने की कोशिश है, डोमेस्टिक प्रेशर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है? मैं आप लोगों से समझूंगा। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव एक ऐसे मोड पर पहुंच चुका है जहां सबसे बड़ा रंग क्षेत्र बन गया है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन और महाशक्तियों की टकराहट का केंद्र हॉर्मुज, जहां से गुजरता है दुनिया का बड़ा तेल कारोबार 20% से ज्यादा। लेकिन आज यह रास्ता टकराव का मैदान बन चुका है। अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, यानी दोनों तरफ से जिद है, बीच में फंसी है दुनिया। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, दोनों अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, और इस रस्साकशी में सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है आम जनता पर। इसी बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को गटर के चूहे तक कह दिया है। आरोप लगाया है कि तेहरान के शासक जमीनी हकीकत से कट चुके हैं। ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया गया, जहां ईरान की रणनीति पर उठे सवालों के जवाब में अमेरिका ने शब्दों की तीखी मिसाइल दाग दी। बेसिट ने यह भी दावा किया कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, और जब तक पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होती, नौवहन की आजादी भी प्रभावित रहेगी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ईरान के पास डॉलर की कमी है, खाने पीने की दिक्कतें हैं, पेट्रोल की राशनिंग है, यानी अंदर से कमजोर हो रहा है ईरान, बाहर से आक्रामक है। हालांकि अमेरिकी बयान पर ईरान ने भी तीखा जवाब दिया है। दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने कहा कि यह बयान अमेरिका की हताशा और हार को दिखाते हैं, और साथ ही अमेरिकी नीतियों पर भी सवाल उठाए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब बातचीत और समझौते की कोशिशें चल रही हों, तो क्या इस तरह की भाषा कूटनीति को कमजोर नहीं करती? क्या बयानबाजी युद्ध को और करीब ला रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टकराव बातचीत से सुलझेगा भी, या फिर अब डील नहीं बल्कि वॉर की सूरत बनती नजर आ रही है? रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की साहब, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट,
मैं रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल ऑफ यू वेटरन्स। सर, आप लोगों से इस बारे में क्लैरिटी चाहिए हम सबको। माथुर साहब, अगेन आई एम स्टार्टिंग विद यू। ये इस वक्त का फ्रस्ट्रेशन अमेरिका का, पुतिन का एक्टिविज्म और जो स्टेटमेंट आए हैं सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के तेहरान तक से, क्या दिख रहा है कि अमेरिका की जो चाहत है, ट्रंप की चाहत है कि फेस सेविंग एक डील दे दो और हमें युद्ध से छुटकारा दो, तो इधर तय हो गया है कि यह तो कतई नहीं होने देना है। अजय देखिए, एक चीज और मैं एक अलग अलग दृष्टिकोण आपको देता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने यूं कहा है कि डील नहीं होने से अमेरिका को फायदा होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डील नहीं करना, उसके वजह से वो लगातार एक इफेक्टिव एम्बार्गो या ब्लॉकेड लगा करके रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, और सबसे ज्यादा असर इसका ईरान पर पड़ेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जो दूसरे प्रभावित लोग हैं उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं और उन लोगों को अपने और रास्ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट से अलग तरीके से ऑयल बाहर निकल रहा हो, जा रहा हो, अथवा कहीं और से डाइवर्सिफाई करके अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो। लेकिन दो देश हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित इससे रहेंगे। एक ईरान है, क्योंकि ईरान का इस जलमार्ग के पूरी तरह से बंद होने से पूरा व्यापार, पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। जहां तक सवाल दूसरा है वो है चीन। इस वजह से मैं सुबह भी कह रहा था कि चीन जो है वो दबाव डाल रहा है, वो इस प्रकार की का माहौल बना रहा है कि वो ईरान को कहे कि वो लगातार इनके ऊपर दबाव बना के रखें, ताकि उनका जो मकसद है वो भी कहीं ना कहीं हल होता हुआ नजर आए। ओवरऑल जो सिचुएशन ये है कि ट्रंप कंफ्यूज्ड, अगर मैं कहूं, हालांकि राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कमांडर हैं अपनी फोर्सेस के, वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं और उन्हें ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि क्या इस युद्ध को दोबारा शुरू करने में उन्हें लाभ अधिक मिलेगा या सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाए रखने बहुत ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। ये बात मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं अजय, कि अगर ये ब्लॉकेड प्रभावी रूप से 2 हफ्ते और रह गया तो ईरान को घुटने पे आने से मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। हालांकि उन्होंने ट्रेन के जरिए अपना सामान भेजना शुरू कर दिया है, 6 सड़क मार्ग उनके लिए खोल दिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। मैं यहीं पर आ रहा था माथुर साहब कि ये एक बात और बता रहा हूं, राइट सर, ये जो सड़क मार्ग खोले हैं उसकी भी अमेरिका में भर्त्सना हो रही है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि जिसको तुमने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा और उससे बातचीत करी, माय फेवरेट सो एंड सो, उसी ने ईरान को 6 रास्ते खोल करके आपके ब्लॉकेड को बाईपास करने का एक जरिया दिया है। तो ये बात भी हो रही है, इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा कैस्पियन जो रशिया से जोड़ता है ईरान को, उसको भी इस्तेमाल करना ईरान ने शुरू कर दिया है। और तो क्या अब चाबहार का भी इस्तेमाल कर रहा है अब ईरान, हालांकि वहां पर क्षमता अभी बहुत ही कम है, लेकिन क्या ईरान रास्ते तलाश रहा है? और देखिए 40 साल से सैंक्शन झेल रहा है ईरान, $1 ट्रिलियन एक जो आकलन है उसके हिसाब से लॉस उठा चुका है, और फिर भी ईरान टिका हुआ है और 40 दिन की बमबारी सह के भी ईरान हमले में कैपेबल है, बना रह गया अपनी मिसाइल सिटीज से। तो सवाल यह है कि ईरान की अब चमड़ी इतनी मजबूत हो चुकी है और उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए बादशाहत है, दुनिया की बादशाहत खोने के लिए उसके पास है। ट्रंप साहब के पास खोने के लिए अपना इलेक्शन है। तो क्या इस वक्त मजबूर अमेरिका नजर आ रहा है और मजबूत ईरान नजर आ रहा है? और इसीलिए युद्ध की फिर से आहट। पूछूंगा आप लोगों से, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को नहीं पता उनका लीडर कौन है, दरअसल यही ईरान की स्ट्रेटजी है, यही मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है जिसको डेलिबरेटली डेवलप किया गया है। यहां पर हर यूनिट, हर प्रांत, हर लीडर, हर सेक्ट, सभी के सभी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं, फिर भी ईरान एकजुट है, एक देश की तरह खड़ा है और लड़ रहा है अमेरिका से। तो यूके देवनाथ साहब, जो मैं जहां छोड़ गया था, जब ये नौबत आ जाए कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो और सामने वाले के पास खोने के लिए सब कुछ हो। ओके देवनाथ साहब, अभी शायद ओके, यू आर बैक सर, प्लीज। तो क्या लग रहा है, मजबूर तो मुझे नजर आ रहा है, क्या यह सही है कि अमेरिका इस वक्त है, डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग एट स्टेक। ईरान तो 40 साल से यही देख रहा है।
अमेरिका के दो मजबूरियां बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। एक तो वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हो सकता है, उनके संविधान में जो लिखा है कि 60 दिन के बाद युद्ध को अमेरिका के प्रेसिडेंट तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि उनको कांग्रेस में और सेनेट में अप्रूवल ना मिल जाए। कांग्रेस में उनको रिपब्लिकन पार्टी को महज 7 सीटों का बढ़त है और सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी को महज 5 सीटों की बढ़त है। अगर 2, 4, 6, 7 रिपब्लिकन जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर दें, जिसके की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में भी एक धड़ा है छोटा सा, खासकर जो लेफ्ट ऑफ सेंटर रिपब्लिकन हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हैं, युद्ध नहीं चाहते। तो फिर एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस डोनाल्ड ट्रंप को अगले एक हफ्ते में ही फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव जा रहा है। दुनिया भर के जितने देश हैं, सब जगह तेल की कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत 30%, 40%, वियतनाम, कंबोडिया में 100% बढ़ चुकी है। यूरोप के देशों के पास मात्र 40 दिन का एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बचा है और वहां पर अलग अलग यूरोपियन एयरलाइंस ने 22,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। जी। इफेक्ट भारत पर भी दिख रहा है, जहां एयर इंडिया ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है कि वो 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करेगा इस महीने। तो दुनिया के सारे देशों से या तो मौखिक या लिखित पर्दे के पीछे से दबाव जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि सर आपने तो सब गड़बड़ कर दी है। इस दबाव से कैसे निकलेंगे? ये दबाव ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज के पास से जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आपके चलते हुए हम अपना कच्चा तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, गल्फ कंट्रीज का कंसर्न है। राइट सर। और दूसरा कंसर्न है अमेरिका के जो मित्र देश हैं, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कोरिया, ये अपने यहाँ कच्चा तेल आयात नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिका के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। जी। तो अमेरिका दबाव में है और ईरान कह रहा है कि हम किसी भी सूरत में न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। कार्की साहब और ट्रंप साहब बार बार कह चुके हैं पिछले कुछ दिनों में कि हम इन पागलों के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब दे नहीं सकते। आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। यही वो पॉइंट है कि ईरान झुक नहीं रहा। ईरान कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इसके बिना हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वॉर के अलावा रास्ता क्या बचता है? देखिए, इसको समझने के दो पहलू है। पहली बात तो जैसा आपने बोला था, लड़ाई से पहले ईरान मान गया था कि हम अपनी कैपिंग कर लेंगे और न्यूक्लियर पे बात करने को, कंसेशन देने को तैयार था, लेकिन बातचीत होते होते अमेरिका ने उस पर युद्ध छेड़ दिया जी। तो इससे जो है वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। और आज की तारीख में ऐसा है कि ईरान ने ऐसा तुरुप का इक्का खेला है कि बात होर्मुज पे हो रही है और वो कहता है कि न्यूक्लियर की बात हम बाद में कर लेंगे। दूसरा ये भी है कि दुनिया में न्यूक्लियर पावर तो जो अनस्टेबल है, एक पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया भी है, उनके पीछे इतना दबाव क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। एक तो इजराइल, जो कि ईरान का हथियार कहता है कि मेरे ऊपर ही एटम बम वो सबसे पहले डालेगा। तो ये अगर आप देख लो कि उसकी मानी जाए तो अमेरिका जो है जब तक परमाणु की न्यूट्रलिटी नहीं देख ले तब तक वो इस बात पे आएगा नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे इराक में था, इराक में भी बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका बोलता है उसके पास तो वो थे ही नहीं। तो ईरान जो है आज की तारीख में न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है, हमको पता है 90% नहीं पहुंचा है, 60% पे है। उसने स्टेटेड बोला है डेथ टू द एनिमी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि उसका परमाणु हथियार सीधे जैसे बनेगा वो इजराइल के ऊपर आ जाएगा, या वो इसको एक ढाल की तरह लेना चाहता है, एक न्यूक्लियर डेटरेंस की तरह लेना चाहता है कि कल मेरे ऊपर फिर ये अचानक जो हर दूसरे दिन जब भी डोनाल्ड ट्रंप को मौका लगता है तो बातचीत के बीच में बॉम्बिंग कर देता है। इस हरकत को रोकने के लिए गैर जिम्मेदारा हरकत इसमें जो रही है वो रही है अमेरिका की, और वो कहने पर रही है इजराइल की कि जो कहता है कि ये मेरे को मार देगा। तो इस कहानी में किसको विश्वास करें कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम, कभी सऊदी अरेबिया कहता है मैं इस्तेमाल करूंगा, कभी वो कहता है मैं करूंगा। कोरिया के पास एक है, वो हर दो दिन में अपनी मिसाइल और ये फायर करता रहता है, उन पे कोई कुछ एक्शन नहीं करता है, सिर्फ ईरान पे करता है। क्या इसका मुख्य कारण ऑयल ही है क्या?
ईरान का ऑयल, और ईरान के ऑयल को अगर डैम कर दो तो आप चाइना को चोक करोगे। क्या ये रणनीति लेके अमेरिका ने अब ये लड़ाई को शुरू किया था? ये सोचने वाली बात है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ है? इसमें रशिया, जिसको कि बिल्कुल ख़त्म करने के लिए यूक्रेन की लड़ाई शुरू की थी, आज की तारीख में यूक्रेन की लड़ाई से वो और ताकतवर आया है। और अभी ईरान की लड़ाई में जो एक मुख्य किरदार निभा रहा है वो रशिया है। यानी औद्योगिक, इकोनॉमिक और सामरिक तीनों क्षेत्रों में अमेरिका की जो ये गलत रणनीतियां हैं, इससे रूस जो है वो उभर के और ताकतवर आया है। तो आज की तारीख में ये न्यूक्लियर की जो बात कर रहे हैं कि उसके बाद न्यूक्लियर नहीं रहना पड़ेगा, ये है वो है, मेरे ख्याल से अमेरिका को थोड़ा कंसेशन देना पड़ेगा, बैक चैनल टॉक होगी। और तभी, क्योंकि हॉर्मुज को खोलने की चाहे अमेरिका को इस इलाके के तेल से कोई मतलब नहीं है और उसका अपना खुद का तेल सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन जो उस पर दबाव आ रहा है और जो अमेरिका एज अ कंट्री और ट्रंप एज अ पॉलिटिशियन, ट्रंप को भी वो ट्रांजैक्शनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है और उसको अपनी गद्दी और फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। तो होते ना होते सारे पत्ते अभी ईरान के पास है। फ़र्क यही है कि पहले ईरान के अयतुल्ला और पॉलिटिशियंस बात करते थे और डिसाइड करके नेगोशिएट कर रहे थे, जिस समय ओमान में बात चल रही थी। आज की तारीख में सारी की सारी शर्तें IRGC देता है, ये मान के चलना पड़ेगा। उन्होंने एक और कठोर प्रतिद्वंदी को ताकत दे दी है यूएसए ने, IRGC को। अब उसको आप निपटो। और जो आप बोल रहे हो कि हम अटैक करेंगे, अटैक करने की अभी अमेरिका की हैसियत हिम्मत नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। अमेरिका की इस वक्त जो है मजबूरी नजर आ रही है अटैक, डिस्पाइट दे हैव अ मैसिव पावर, नो डाउट अमेरिका सबसे पावरफुल है मिलिटरीली, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि अटैक करना उल्टा अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। तो फिर क्या होगा? क्या रूस और चीन खेल जाएंगे ईरान के जरिए और अमेरिका की बादशाहत को हॉर्मुज में डुबा कर मानेंगे? और यही खतरा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। आएंगे इस पर भी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे आर्थिक तूफान के बीच खड़ी है जिसकी जड़ में है मिडिल ईस्ट का हॉर्मुज संकट, और असर सीधे आपकी जेब पर पड़ रहा है। हॉर्मुज जल रमनुमत पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा है और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का सप्लाई होता है। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर इसकी वजह से बड़ा संकट है। कच्चा तेल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। $126 प्रति बैरल तक उछाल ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 3000 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में खाना महंगा हो गया है और इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में हालात सुधरते ही तेल के दाम गिर जाएंगे और पहले से भी सस्ता तेल होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की ड्रोन फैक्ट्रियों पर हमला किया गया है और वहां हालात तबाह हैं। सुनिए। It is hitting record numbers. We have more people working in the USA today than we've ever had working, as you know. It's in many ways. Now, when this war ends, gasoline and oil and everything is going to come tumbling down. और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुरानी ट्रेड डील तोड़ते हुए यूरोपियन कारों और ट्रकों पर 25% नया टैक्स लगाने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इस चौंकाने वाले कदम से दुनिया भर में नए ट्रेड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन, ऑटो सेक्टर पर पड़ना तय है। हालांकि यूरोपीय संघ पहले ही व्यापार समझौते के दबाव में है। अब नए टैरिफ से वैश्विक ऑटो सेक्टर में हलचल बढ़ सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहले ही टैरिफ नीति पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब ट्रंप प्रशासन नई टैरिफ व्यवस्था की दिशा में बढ़ रहा है। यानी एक तरफ तेल संकट, दूसरी तरफ व्यापार युद्ध, दोनों मिलकर के वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर रहे हैं। तस्वीर साफ है, हॉर्मुज का तनाव सिर्फ सीमा विवाद नहीं, ये महंगाई, व्यापार और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा वैश्विक संकट बन चुका है। तो सवाल यही है कि क्या दुनिया इस आर्थिक तूफान से निकल पाएगी या हालात और बिगड़ते चले जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर युद्ध की फिर से शुरुआत हो जाएगी? माथुर साहब, अगेन बैक टू यू सर। जो तमाम बातें अब तक हम लोग जहां पर पहुंचे हैं और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बस कुछ नहीं, कुछ खास बात नहीं है, युद्ध खत्म होते ही और तेल सस्ता ही हो जाएगा, ये दिलासा वो किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, अपनी जनता को दे रहे हैं, या दुनिया के तमाम कंट्रीज को दे रहे हैं जिनका दबाव उस पर है, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी देवनाथ साहब? अजय, देखिए, ये ट्रंप किसको दिलासा दे रहे हैं, ये बात आप सोचिए बाद में।
कौन इस दिलासे को ले रहा है, ये है मुख्य वर्ड। इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि दबाव में तब्दीली जरूर होगी, जब ये हालात सुधरेंगे तब्दीली जरूर होगी, लेकिन हालात सुधरेंगे कब और कैसे, कौन सुधारेगा, हाँ। और कौन सुधारेगा। और आपको उसके लिए देखिए, जब तक मैं आपको ये कितनी बार कहा कि जब तक आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट्स बिल्कुल एक्सट्रीम्स पर रहेंगी दोनों की, कोई तरीका नहीं है। आप ये अमेरिका की खुद की गलती है कि उन्होंने वहां की जो सोचने समझने वाली जो हायरार्की थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज ईरान पूरी तरह से आईआरजीसी की गिरफ्त में है। आईआरजीसी एक हाईली रेडिकलाइज्ड, पूरी तरह से धर्मांध ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रेगुलर आर्मी भी नहीं है। उनके पास ताकत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो आज पूरे ईरान के ऊपर अपना कब्जा अपना पूरे उनके सारे दे आर कॉलिंग द शॉट्स। ये बिल्कुल क्लियर है। और फिर उनको उस मानसिकता से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। वो फोर्स है जिसने जनवरी में अपने खुद के देश में अपने खुद के 25,000 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे रिजीम के खिलाफ। तो उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा उसके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा तो वो टूट करके आपके साथ कोई वार्ता करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल संभव नहीं है। जहां तक सवाल मिलिट्री सुपर पावर होने का है, अजय, मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, आपके पास पावर कितनी है उससे अंतर नहीं पड़ता। उस पावर में से क्या जो कि आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई करते हैं उससे अंतर पड़ता है। अमेरिका के पास मान लीजिए 15 लाख सैनिक हैं, लेकिन 15 लाख क्या आप ईरान में ला करके हमला करवा सकते हो? नहीं। तो ये आपको कंपैरिजन, इस प्रकार का कंपैरिजन ठीक नहीं है। आप उस फोर्स में से कितने क्या पोर्शन है जो कि आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पर लाके अप्लाई कर सकते हैं, वो डिसाइड करता है कि कौन कितनी बड़ी सुपर पावर है। आमतौर पे आपके तर्क काटे होते हैं, लेकिन मैं आपकी एक बात से असहमति जाहिर करूंगा। आपने कहा कि अमेरिका का एक सुपर पावर होने का, खोने के लिए उनके पास ये है सुपर पावर। अब वो खो चुके हैं उसको, वो उनके पास नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि जिस प्रकार की दुर्गति अमेरिकन की फोर्सेस की मिलिटरीली हुई है, हालांकि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया, वो अलग है, लेकिन जो उनकी रेप्यूटेशन थी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो एक मिलिट्री सुपर पावर हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से डेंट हुई है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपकी शक्ति कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ा। आपके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अब 11 में से आप यहाँ कितने ला करके ईरान के खिलाफ खड़े कर सकते हैं, वो पूरे दुनिया के बैलेंस को देखते हुए। तो ये आप देखें, ये तमाम चीजें सोचने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका इज नॉट ओनली ब्लीडिंग मिलिटरीली बट इज ऑल्सो ब्लीडिंग इकोनॉमिकली। कितना उनको नुकसान हो रहा है, फिर अगर कंपेयर करेंगे तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका का लगातार नुकसान हो रहा है, अमेरिका की रेपुटेशन जा रही है, अमेरिका में भाव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ट्रंप और उनके साथियों की जो मुझे लगता है उनको एक सही एडवाइस की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और यही तो दिक्कत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी की एडवाइस लेते नहीं है, जो एडवाइस देते हैं उनको हटा देते हैं। एडमिरल्स हटाए जा चुके हैं, कई हटाए जा चुके हैं। डैन केन ने शुरू में ही कहा था, लॉजिस्टिक्स हेड उनके हैं, कि मत पड़िए इसमें, फंस जाएंगे। उनको बोला कि हमारे जनरल्स डर रहे हैं, हम रातों रात हटा देंगे। तो सबको तो धमका कर अलग कर दिया। आपने कहा कि उस हायरार्की को ही खत्म कर दिया जो सही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर आता था सामने। देवनाथ साहब, एक कहावत है ना कि जैसे यहां पर हुआ यह था कि ट्रंप साहब इस अंदाज में आए थे कि हम हाथी हैं, चींटी को कुचलने जा रहे हैं, रातों रात अटैक करेंगे, कल रिजीम चेंज होगा, परसों ईरान फॉल हो जाएगा, एक शाह की तरह अपनी सरकार बिठा लेंगे यहां पर, और फिर सारा मामला सेट हो गया। लेकिन लगता है जो कहावत है कि कभी कभी चींटी हाथी को ही मात दे देता है, क्या कहीं हम वो तो नहीं देख रहे हैं, वो इतिहास बनता हुआ? अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वेनेजुएला में जो उन्होंने सक्सेस हासिल की, सक्सेस को मैं ब्रैकेट में बोलना चाहता हूं, और मदुरो को जिस तरह से उस हाईजैक करके अमेरिका ले गए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही आशावान थे कि 28 फरवरी को जैसे ही उन्होंने बॉम्बिंग चालू की, ईरान की, तेहरान की, और टॉप लीडरशिप को मार डाला। उन्होंने बहुत उम्मीद की थी कि 1 मार्च की सुबह को और 2 मार्च की सुबह को लाखों लोग ईरान की सड़कों पे निकल आएंगे, जैसा कि वो जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में निकले थे।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही दुखी हुए, निराश हुए जब उन्होंने देखा कि 1 मार्च की सुबह को और 2 मार्च की सुबह को लाखों लोग ईरान की सड़कों पर नहीं उतरे। कोई भी ईरान की सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा रहा, सरकारी बसों को आग नहीं लगा रहा, आईआरजीसी की यूनिट से कोई हमला नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप का जो आकलन था वो शायद उन्होंने ये क्या होता है, चापलूस लोगों से सुनते सुनते उनको लगा था कि ये शायद काम कर जाएगा कि सर आप बॉम्बिंग कराओ, अपने आप ईरान की जो जनता है वो सड़कों पर आ जाएगी। पेंटागन ने क्लियरली कहा था कि ऐसा कुछ होने की आकलन करना गलत होगा। ये फरवरी के दूसरे हफ्ते की बात है जी। सीआईए ने क्लियरली कहा था कि सीआईए रिपोर्ट जो है क्लियरली कहा था कि अगर अमेरिका बमबारी करेगा तो ईरान के जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट स्पिरिट यानी देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो जाएगी। तो जो लोग सत्ता के खिलाफ हैं वो भी अगर अमेरिका बॉम्ब गिराएगा तो वो अमेरिकन बॉम्ब्स को दुश्मन का बॉम्ब समझेंगे और सत्ता के साथ हो लेंगे। ये होता है और ये हो रहा है। एक देशभक्ति की जागना। सीआईए की रिपोर्ट है, ओपन डोमेन में है, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, वो उन्होंने अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे 8 यस मैन को रखा हुआ है। ट्रंप अगर बोलते हैं दिन को रात है तो वो बोलते हैं हाँ हुजूर रात होने वाली है। तो ये दिक्कत तभी होती है जब एक मेगलोमैनियक यानी जो एक आदमी जो अपने को अपने सहयोगियों से ज्यादा चतुर समझता है वो पावर में आ जाता है। ट्रंप ने क्या अमेरिका की मिलिट्री इज्जत को काम किया है, कोई शक नहीं है इसमें। हम में से जो भी फौज में रह चुके हैं हम सब जरा हैरान है, परेशान है कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि अमेरिका 40 दिन के युद्ध के बाद ईरान जैसी छोटी शक्ति को हिला नहीं पाया है। कारण बहुत हैं और ज्यादातर कारण सही भी हैं, एनालिसिस हो रहा है, लेकिन हम सब सोचते थे कि ईरान अमेरिका की बमबारी के बाद, और भीषण भयंकर बमबारी है, मैं बता देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ओपन सीक्रेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है। आज तक इजराइल ने और अमेरिका ने जितने बॉम्ब ईरान पर गिराए हैं, सीक्रेट कुछ नहीं है, उतने बॉम्ब इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में नहीं है। यानी हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल जितने बॉम्ब हैं 500 किलो के, 1000 किलो के, उससे ज्यादा बॉम्ब 40 दिन के युद्ध में अमेरिका ने गिरा दिए और इजराइल ने गिरा दिए और ईरान हिला नहीं। तो कितनी भयंकर बमबारी हुई है, कितनी भयंकर तबाही हुई है, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। और फिर भी ईरान नहीं झुका, फिर भी ईरान डगमगाया नहीं। और उल्टा अब ये कह रहा है कि हमारी शर्त मानो तो समझौता करो, हम जो बता रहे हैं वो उस पर मानोगे तो समझौता होगा, वरना नहीं तो आ जाओ फिर से बॉम्बिंग शुरू करो तुम। हम मिसाइल सिटीज में बैठे हैं, अंडरग्राउंड सिटीज में बैठे हैं, वहां से तुमको हम तुम्हारे सारे जितने भी बेसेस हैं और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं यहां पर सबको हम तबाह कर देंगे। यही ईरान कह रहा है आखिर में आकर के। तो कार्की साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि रूस क्यों चाहेगा, पुतिन साहब क्यों चाहेंगे कि अमेरिका बेदाग निकले? कतई नहीं चाहेंगे, उनको तो खुली छूट मिल रही है। उधर यूक्रेन में 4 साल से फंसे हुए हैं, अमेरिका ने ही फंसा कर रखा था उनको, तमाम चीजें सप्लाई करके। चीन क्यों चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब छूट जाएं यहां से, वो भी बेदाग छूट जाएं, फेस सेविंग लेकर चले जाएं? और ईरान तो जाहिर है वो तो युद्ध लड़ ही रहा है। तो क्या ये बिसात बड़ी बिछ चुकी है और ब्रिक्स कंट्रीज पहले से डॉलर की बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर को तोड़ना चाहते हैं, इस नेक्सस को? तो क्या लग रहा है कि आधी दुनिया इस वक्त अब ट्रंप साहब के पीछे पड़ चुकी है, उनको घेर चुकी है? जी, रूस और चीन जैसा आपने ठीक बोला, ब्रिक्स का आकलन किया है। डी डॉलराइजेशन तो बहुत पहले से ही बात हो रही थी, और अभी भी जो शर्तें ईरान के माध्यम से उन्होंने रखी है या ईरान ने उनके कहने पे एडवाइस पे रखी है, वो सब इसी तरफ को करते हैं कि मैं कंट्रोल करूँगा हॉर्मुज पे, सारे निर्यात जो होंगे और मेरे को टैक्स जो मिलेगा वो युआन में मिलेगा। तो ये तो उनका रवैया ठीक है। और क्योंकि अभी ये तेल की और जो हीलियम गैस है, बाकी चीज़ों की जो आपूर्ति, जो सप्लाई चेन कट हो गई है, उससे चाइना को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में होती है। फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी कुछ चाइना को पड़ेगा। रशिया के पास तो अपनी गैस फैक्ट्री, और इंडिया भी अब
रशिया में अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बना रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी है, कतर की गैस के बराबर वहाँ भी है। तो ये सब देखते हुए जो है अपना लॉस कम करते हुए लेकिन अपना प्रभुत्व इस इलाके में बढ़ाने के लिए रशिया और चाइना दोनों के दोनों चाहेंगे कि अभी क्योंकि ट्रंप को चित कर दिया है, अब जो साइन होगा डील वो ऐसा साइन होगा जिसमें इन दोनों को फायदा होगा, और जो पावर शिफ्ट है जो होना है ही, एशिया की तरफ को पावर शिफ्ट होना है उसको अमेरिका ने और ट्रंप ने जो है थोड़ा सा उसको एक्सीलेटर पे और पैर रख दिया है, क्योंकि इकोनॉमिकली जैसे सभी अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये ग्रेविटेशन ईस्ट की तरफ को वेस्ट से इकोनॉमिक वेल्थ का होना अनस्टॉपेबल है, और यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो ऐसी गलतियां अमेरिका कर रहा है उससे इन चीज़ों में और तेजी आ रही है। और जो जहाँ तक कि इसका अभी ईरान और अमेरिका के बीच में है, ये एक मानसिक युद्ध जो है वो हमेशा कमांडर्स के दिमाग में लड़ा जाता है। जो शीर्ष नेता है या मिलिट्री नेता है उनके दिमाग में ही हार जीत होती है, ग्राउंड में नहीं होती है। तो आज की तारीख में जो है मानसिक प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा है? जहाँ तक IRGC है, जैसे बताया गया, एक आइडियोलॉजिकली रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कितने लोग मर जाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लड़ जाए, वो तटस्थ रहेंगे। लेकिन अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और वहाँ की लीडरशिप सेंसिटिव है, वहाँ पे अपोजिशन है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, और ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर अपने देश को एक फुल आउट विक्ट्री या एक जीत लाके नहीं दिखाता है, या फिर एक ऐसा समझौता जिसमें अमेरिका को फायदा होगा वो लाके नहीं दिखाता है, उसको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि मैं युद्ध में गया क्यों, और जाने के बाद मैंने क्या देश का फायदा किया या नुकसान किया। आज की तारीख में वो उसके पास कोई जवाब नहीं है। नुकसान सबको दिख रहा है, फायदा कहीं देखने के लिए नहीं है। इसलिए अमेरिका दिमागी तौर पे जो है प्रेशर में है, और ये बौखलाहट जो है वो ट्रंप के और पीट हेगसेथ के जो ट्वीट्स आते हैं, बिसन के भी ट्वीट्स आए थे, उनमें दिखा रहा है कि कौन ज़्यादा बौखला रहा है, जबकि ईरान की तरफ से ऐसे आपको दिखे कोई ट्वीट्स नहीं दिखेंगे। ये भी दिखाता है कि जो लीडरशिप है और देश एक जो बोलते हैं एक सिविलाइजेशनल स्टेट ईरान जो है, और एक जो अमेरिका एक ट्रांजैक्शनल कैपिटलिस्ट मटीरियलिस्ट स्टेट है, दोनों में कितना फ़र्क है जी। ईरान में हज़ारों वर्षों की जो उनकी कल्चर है और जो उनकी एकता है उसको जो लेके आते हुए जान देने को राजी हैं वो, और शिया कल्चर में वैसे ही कहते हैं कि मौत को हमको दौड़ के हमसे दूर भागती है, हम उसको गले लगाते हैं। और अमेरिका का ये है कि अगर बॉडी बैग्स वापस आ जाएं तो वो सरकार गिर जाती है। तो ऐसी हालत में दोनों तरफ लीडरशिप के ऊपर क्या प्रेशर है वो आपको खास दिखता है, और इन दोनों बंदरों के खेल में रशिया जो है वो पूरी मलाई खाया जा रहा है। और दोनों को बहुत इससे बेहतर ऐतिहासिक मौका मुझे लगता है कि अमेरिका को चित करने का, जो ट्रेडिशनली एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह लीजिए या पूरा कोल्ड वॉर एरा कह लीजिए, ये मौका क्या ऐतिहासिक बन चुका है माथुर साहब। और इसी वजह से अब मैं आखिर में फिर लौट कर आता हूं, डिप्लोमेसी, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक स्ट्रेस, इस सब के बाद वापस हम उस सवाल पर आते हैं जहां से शुरू हुए थे कि क्या अब आगे दिख रहा है अगला पड़ाव। ईरान मानेगा नहीं, रेड लाइन बता दिया है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना। अमेरिका को फेस सेविंग के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाहिए ही चाहिए, रोज सुबह शाम फिर अब बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और तो फिर वॉर ही एक रास्ता बचता है। अजय, वॉर रास्ता एक है, लेकिन उस वॉर से मेरा मानना है अमेरिका अगर उस वॉर को वेज करता है तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा, ये मेरा मानना है। चाहे वो फिजिकली कितना भी ईरान को डिस्ट्रॉय कर लें, ये बिल्कुल कार के सामने सही कहा है कि हमारे पास दो सेनाएं हैं, एक सेना मरने से डरती है, एक देश अपने सैनिकों के मारे जाने से खफा होता है, और दूसरा देश है जो कि जिसको कि मरना सबसे ज्यादा पसंद है। तो ऐसी इस प्रकार की जो इम्बैलेंस, जो उनके आइडियोलॉजिकल इम्बैलेंस है, उसमें आज की परिस्थिति ऐसी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब आप मिलिटरीली ईरान को उतना जबरदस्त नुकसान नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही रहेगी कि अगर आप किसी भी प्रकार से ईरान को इकोनॉमिकली और तबाह करें, एक स्टेज जरूर आएगी ईरान में भी,
आज ये जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे अजय, वो प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के खिलाफ हुए थे। बिल्कुल। वो 40-42% वहां पर इन्फ्लेशन हो गया था उस समय। आज इन्फ्लेशन 70-80% है, 3 डिजिट में जाने वाला है। तो वहां भी कुछ लोग होंगे जो उबल रहे होंगे। ये मेरा मानना है कि अब जो है मिलिटरीली अमेरिका को, ईरान को परास्त करना बहुत मुश्किल है। वजह तरीका मैंने बता दिया, अमेरिका अपनी सारी फौज यहां लाके लगा नहीं सकता। ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो जितनी फौज अमेरिका की यहां पर है उसको काउंटर कर सके इफेक्टिवली। अब उनको सिर्फ उनको इस प्रकार से दबाना है। अब जैसे पाकिस्तान ने उनको रास्ते दिए हैं, वो अमेरिका पाकिस्तान पे अब दबाव डालेगा या डालना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप ये रास्ते बंद करिए, क्योंकि आप इसकी वजह से ईरान को हमारे ये ब्लॉकेट को बाईपास करने का मौका दे रहे हैं। मेरा मानना है इकोनॉमिक प्रेशर ईरान के ऊपर और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रेशर। देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये जो यूरोप पूरी तरह से एक लाइन और, ये जो यूरोप पूरी तरह से हमेशा से अलग अलग नजर आ रहा था अमेरिका से, उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ाए जाएं क्योंकि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके रखा हुआ है। तो ये भी प्रेशर बनेगा। वही एक तरीका मुझे लगता है नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये कि सुपर पावर अमेरिका अब अपनी उस बाहुबल के बदौलत ईरान को नहीं दबा पाया। अब अगर रास्ता है तो टैक्टिसेस है, रास्ता है तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है रास्ता, लेकिन तब इसमें सब्र की जंग छिड़ जाती है। कौन कब तक सब्र रख सकता है, कौन ईरान कब तक टिका रहेगा इसी हालत में जो 40 सालों से टिका हुआ है सैंक्शन के बावजूद, और अमेरिका कब तक बर्दाश्त कर सकता है इस ब्लॉकेड के साथ यहां पर बने रहना अपने तमाम वॉर मशीनरी के साथ में। ये बड़ा सवाल है। ये यहां पर आके जंग अब बच गई है, ये सब्र की जंग बन गई है। कौन कब तक रखेगा, देखिए क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, आप सबका, टू एनलाइटन अस, हमें समझाने के लिए इस वक्त के हालात को। थैंक यू वेरी सो मच सर।